अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू टुडे। वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं कंप्यूटर का सिलेबस। जितना भी आपका अब लाइक ये जो आपके पहली असेसमेंट होगी, इसमें जितने भी आपका कंप्यूटर के चैप्टर्स वगैरह आएंगे हम वो कवर करेंगे। आपके असेसमेंट से पहले फर्स्ट टर्म जो होंगे आपके स्कूल में, उससे पहले हम कवर करेंगे कंप्यूटर का। और जहाँ तक बात रहेगी फ़िज़िक्स की, जो फ़िज़िक्स का चल रहा है उसको हम साथ साथ लेके चलेंगे, ठीक है। तो आ जाते हैं हम कंप्यूटर में। अच्छा, कंप्यूटर की जो पहले अर्ली डिवाइसेस थी ना, वो मैंने नहीं पढ़ाई, जो मैंने छोड़ दिया है वो हम करेंगे लास्ट पे। पहले जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना वो हम करेंगे। तो पहला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो है कंप्यूटर जनरेशंस का, ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर जनरेशन। कंप्यूटर की क्या क्या जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। देख सकते हैं आप, जैसा कि फर्स्ट जनरेशन है, ये सेकंड जनरेशन है, नीचे ये बॉटम पे ये है सेकंड जनरेशन, ठीक है। इसके जितने भी नोट्स वगैरह हैं वो मैंने आपके लिए पहले से बना के रखे हुए हैं। तो चलिए मैं आपको नोट्स पे लेके जाता हूँ और वहाँ पे आपको दिखाते हैं जो हमने आपके लिए नोट्स बनाए हैं। वो आपके लिए बहुत ही आसान पॉइंट्स की फॉर्म में कर दिए हैं, ताकि आप जब जो है वो अपना पेपर्स में पॉइंट्स की फॉर्म में लिखें तो एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन पड़े। तो चलिए देखते हैं हमारे नोट्स पे। तो ये आ गई है हमारी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन आ गई है हमारी इसमें। अच्छा, ये है जी फर्स्ट जनरेशन, ठीक है। अब हम इसके पॉइंट्स को पढ़ लेते हैं एक दफ़ा। ये सारे पॉइंट्स जो हैं आप यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है ये आपके लिए। और अगर आपको ये चाहिए हो तो आप कमेंट करें, मैं आपको दे दूँगा, ठीक है। आपको पर्सनल नंबर पर सेंड भी कर दूँगा। अच्छा जी, पहला जो पॉइंट है वो हम देख लेते हैं क्या है। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज़ द टेक्नोलॉजी ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स। अच्छा जी, वैक्यूम ट्यूब्स का जो यहाँ लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है ना, वैक्यूम ट्यूब्स का, ये हम देखने कि वैक्यूम ट्यूब्स क्या है। वी से वैक्यूम, टी से ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब्स हैं क्या, ये बनी भी कैसे हैं। अच्छा जी वैक्यूम ट्यूब जो है वो कंसिस्ट ऑफ ग्लास एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। वैक्यूम ट्यूब जो है वो किससे बनी हुई है, एक ग्लास से और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से। ये आप अपनी बुक पे जाएंगे ना, जहाँ पर फर्स्ट जनरेशन लिखी हुई है ना, वहाँ पर बनी हुई भी है वैक्यूम ट्यूब्स। तो आप देख सकते हैं वहाँ पर इसका कितना लार्ज साइज़ है, और ये कंप्यूटर में लगती थी, तो सोचें कंप्यूटर का भी कितना लार्ज साइज़ होगा। अच्छा जी, इसके हम तो आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि इसका कितना लार्ज साइज़ होगा, क्योंकि ये ट्यूब जो है देखें कंसिस्ट ऑफ ग्लास एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, ठीक है। अच्छा जी, इसका दूसरा पॉइंट कहता है दीज वर स्लो एंड अनरिलायबल एंड प्रोन टू ओवरहीट। इसका क्या मतलब है, ये जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे ना, ये बहुत ज़्यादा स्लो थे। अनरिलायबल का मतलब ये है कि बीच में चलते चलते बंद हो जाएंगे, ठीक है। और प्रोन टू ओवर हीट का मतलब है कि बहुत ज़्यादा हीट कंज्यूम करते थे और हीट अप हो जाते थे बहुत जल्दी। इन पर अगर हमने छोटे से कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म किए हैं, लाइक प्लस माइनस या मल्टीप्लिकेशन का, ये हम सिर्फ इसमें इन पर कर सकते थे। अगर हमने वो ऑपरेशन परफॉर्म किए हैं तो ये हीट अप हो जाते थे और बंद हो जाते थे बीच में, और बहुत ज़्यादा स्लो थे। थर्ड पॉइंट हमारा क्या कहता है थर्ड पॉइंट हमारा कहता है दीज कंप्यूटर। अच्छा जी, थर्ड पॉइंट कहता है दीज कंप्यूटर वर लार्ज इन साइज एंड एक्सपेंसिव। जैसा कि मैंने अभी आपको सेकंड पॉइंट में बताया था कि ये जो कंप्यूटर होते हैं ये बहुत ज़्यादा लार्ज होते हैं। क्यों लार्ज होते हैं, क्योंकि उनमें वैक्यूम ट्यूब्स लगी होती हैं, तो उनका भी साइज़ काफ़ी ज़्यादा लार्ज होता है, तो इस वजह से ये लार्ज होते हैं और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होते थे ये वाले कंप्यूटर्स, ठीक है। अच्छा जी, चौथा पॉइंट हमारा क्या है जी, दीज कंप्यूटर यूज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज मशीन लैंग्वेज विच आर लिमिटेड एंड कॉम्प्लेक्स। ये जो कंप्यूटर थे फर्स्ट जनरेशन के, ये जो थे ये सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी समझते थे, वो होती थी मशीन लैंग्वेज वही 0 and 1 वाली भी हम बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं। वो बहुत ज़्यादा मुश्किल था हमारे लिए समझना, और वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड थी, उससे हम इतने टास्क भी परफॉर्म जो है वो नहीं करवा सकते थे, ठीक है। और उसके बाद हमारा फिफ्थ पॉइंट है इनपुट वाज बेस्ड ऑन पंच कार्ड्स एंड आउटपुट वाज ऑब्टेन्ड थ्रू वीआई प्रिंट आउट्स। अच्छा जी, इनपुट हम कैसे देंगे उस कंप्यूटर को, ठीक है। इनपुट जो है वो पंच कार्ड्स के थ्रू होती थी, आउटपुट जो थी वो प्रिंट आउट्स के ज़रिए निकलती थी। इस कंप्यूटर में, इस फर्स्ट जनरेशन में हमारे पास मॉनिटर की स्क्रीन वगैरह वैसा कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं। इसमें हम पंच कार्ड से इनपुट देते थे और प्रिंट आउट हमारे पास निकलता था इसका आउटपुट। अच्छा जी, एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। इसकी एग्जांपल्स क्या है, यूनिमैक, इसकी एग्जांपल्स में आते हैं यूनिमैक 1,
IBM 1604 एंड मार्क 1। अच्छा जी, ये उन कंप्यूटर्स के नाम हैं जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स थे। ठीक है, अभी आपको फर्स्ट जनरेशन पूरी समझा दी है। ये आपके 5 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आप इनको अच्छे से पढ़ें, अपने नोट्स भी लिख सकते हैं, और अगर आपको समझ आ गई है तो आप जो है इसको अपने से भी लिख सकते हैं। मैं तो आपको ये प्रेफर करूँगा कि अगर आपको अच्छे से समझ आ गई है तो आप इसे अपने अल्फाज में लिखें, इससे आपका कॉन्सेप्ट भी बेहतर होगा और आपको लिखना भी आएगा। तो चलिए चलते हैं अब सेकंड जनरेशन कंप्यूटर की तरफ। अच्छा जी, अब हमारे पास है सेकंड जनरेशन कंप्यूटर के जी। अब हमारे पास आ गए सेकंड जनरेशन कंप्यूटर के। जो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर थे उनमें क्या टेक्नोलॉजी यूज़ हुई थी, वो रिलायबल थे कि नहीं थे, वो कॉस्ट इफेक्टिव थे या जो है वो एक्सपेंसिव थे, उनकी इनपुट कैसे थी, उनकी आउटपुट कैसे थी, उनमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी यूज़ हुई थी, ठीक है, वो कैसे थे, स्मॉल थे या लार्ज था साइज़ उनका, या कौन सी उनमें टेक्नोलॉजी यूज़ हुई थी, उसी से तो हमें पता लगेगा कि उनका साइज़ था वो लार्ज था कि स्मॉल था। तो देख लेते हैं हम, ये पॉइंट्स में देख सकते हैं, मैंने लिखा हुआ है, आप इसे कॉपी भी कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर, दिस कंप्यूटर यूज द टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांजिस्टर्स। अब ट्रांजिस्टर्स क्या होते हैं? ट्रांजिस्टर्स आपकी बुक पे सेकंड जनरेशन पे बने हुए हैं। ट्रांजिस्टर जो है ना वैक्यूम ट्यूब्स के मुकाबले में थोड़े छोटे हैं। जब आप उन्हें देखेंगे ना तो आपको खुद अंदाज़ा होगा कि जो ट्रांजिस्टर है ना वो वैक्यूम ट्यूब्स के मुकाबले में काफ़ी स्मॉल है। तो इससे क्या होगा, हमारा जो कंप्यूटर का साइज़ है वो भी थोड़ा रिड्यूस होगा। आपको मैं लास्ट वाले पॉइंट पर लेके चलता हूँ, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ हल्का सा। दीज कंप्यूटर वर स्मॉल इन साइज़। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है वो स्मॉल है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने सेकंड पॉइंट की तरफ। दीज कंप्यूटर वर मोर रिलायबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव। इसका क्या मतलब है कि ये जो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर थे ये रिलायबल थे। रिलायबल का मतलब क्या था कि चलते चलते बंद नहीं हो जाते थे। ठीक है, ये जो थे ना मोर रिलायबल का मतलब यही है कि चलते चलते बंद नहीं हो जाते थे, और कॉस्ट इफेक्टिव थे। कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब है कि बहुत ज़्यादा सस्ते नहीं थे, बट क्या नाम है, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर से थोड़े सस्ते ही थे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है इनपुट वॉज बेस्ड ऑन पंच कार्ड्स एंड आउटपुट थ्रू मैग्नेटिक डिस्क एंड पंच कार्ड्स एंड मैग्नेटिक टेप्स। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि इनपुट जो थे ना हमारे पास, वो हमारे पास जैसे पिछले हम फर्स्ट जनरेशन में, अगर आपको याद हो अभी हमने पढ़ी है, वो उसमें हम देते थे इनपुट पंच कार्ड से और आउटपुट हमारे पास प्रिंट आउट्स निकलते थे। लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, ये है कि इनपुट तो हम दे अभी भी पंच कार्ड से ही रहे हैं, बट हम क्या कर रहे हैं, आउटपुट जो हमारे पास आ रही है वो किससे आ रही है? मैग्नेटिक डिस्क से आ रही है, और पंच कार्ड से आ रही है, और मैग्नेटिक टेप से आ रही है। अच्छा जी, अब हम देख लेते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसमें कौन सी यूज़ हुई है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एडवांस टू असेंबली लैंग्वेज। अच्छा जी, असेंबली लैंग्वेज जो थी वो थोड़ी एडवांस थी, उसको कंट्रोल करना थोड़ा इजी था मशीन लैंग्वेज से, क्योंकि मशीन लैंग्वेज तो बहुत लो लेवल लैंग्वेज थी, और जो है इसको समझने के लिए भी काफ़ी जो मुश्किल का सामना करना पड़ता था। असेंबली लैंग्वेज जो थी वो थोड़ी बहुत बेहतर थी मशीन लैंग्वेज से। तो असेंबली लैंग्वेज जो है वो समझने में थोड़ी सी आसान थी। अच्छा, कौन सी मशीन लैंग्वेज वो मशीन लैंग्वेज यूज़ हुई थी हमारे पास? कॉबल और फोर्टन। कॉबल का फुल फॉर्म है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, और फोर्टन की फुल फॉर्म है फार्मूला ट्रांजिशन। ठीक है, दीज कंप्यूटर वर स्मॉल इन साइज एज कम्पेयर टू सेकंड जनरेशन। देखा जी, लास्ट पॉइंट जो है वो हमारा ये कहता है कि दीज कंप्यूटर वर स्मॉल इन साइज एज कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। यहाँ पर फर्स्ट जनरेशन आता है, मैंने सेकंड जनरेशन लिख दिया, यहाँ पर फर्स्ट जनरेशन आता है। ठीक है, आप इसको सेट कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो कंप्यूटर थे ये सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर हैं, और ये जो थे वो स्मॉल थे फर्स्ट जनरेशन की कंप्यूटर से कंपैरिजन अगर हम इनका करें। क्यों? ये अपने बात अपने माइंड में रखनी है, क्योंकि उसमें यूज़ हुई वैक्यूम ट्यूब्स, और इसमें क्या यूज़ हुई, जल्दी बताएं, ट्रांजिस्टर्स। गुड, तो ये चीज़ है, इसमें उसमें यूज़ हुई वैक्यूम ट्यूब्स, इसमें यूज़ हुई ट्रांजिस्टर्स, इस वजह से इनका साइज़ स्मॉल है। गुड, अब हम चलते हैं थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स पे। अच्छा जी, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर हमारे क्या कहते हैं? थर्ड जनरेशन कंप्यूटर कहते हैं जो यूज़ कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करती थी? दीज कंप्यूटर यूज़ द टेक्नोलॉजी ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स। दीज कंप्यूटर यूज़ द टेक्नोलॉजी ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ये जैसे कि यहाँ पर लिखा है, आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, जिनको हम क्या कहते हैं? IC चिप्स भी कहते हैं। ठीक है, ये और छोटी थी। ये जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे ना, उनमें देखें अब आपको
समझ लगेगी अब थोड़ा कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हुई, वैक्यूम ट्यूब। सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हुई, ट्रांजिस्टर। और थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हुई, ट्रांजिस्टर्स। तो ये अब इनका साइज़ जो है ना वो भी स्मॉल हो रहा है वक्त के साथ साथ, क्योंकि अपग्रेड आ रहा है ना कंप्यूटर में। अब कंप्यूटर जो है वक्त के साथ साथ उसमें अपग्रेड आ रहा है, तो उनका साइज़ भी स्मॉल होता है, वो और लेवल भी होते जा रहे हैं, उनमें नई से नई चीज़ें भी आ रही हैं, असेंबली लैंग्वेज जो है वो भी एडवांस होती जा रही है। तो अब हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में। तो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में पहला तो हमारा पास पॉइंट ये है कि इसमें यूज़ हो रही है इंटीग्रेटेड सर्किट्स। दूसरा पॉइंट हमारे पास ये है दीज कंप्यूटर इंट्रोड्यूस कीबोर्ड एंड मॉनिटर्स। ये अब चीज़ है ये नहीं। अब देखें अगर आप पहले देखें तो सेकंड जनरेशन में क्या हमारे पास यूज़ हो रहा था, सेकंड जनरेशन में हम जो है वो इनपुट भी दे रहे थे पंच कार्ड से, और आउटपुट जो ले रहे थे हाँ वो मैग्नेटिक डिस्क्स वगैरह से ले रहे थे। लेकिन इसमें थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में हमारे पास पहली बार जो है वो कीबोर्ड आया और मॉनिटर आया। कीबोर्ड से क्या होता है जी, कीबोर्ड से हम उसे इनपुट दे सकते थे और मॉनिटर से हम जो है उसका आउटपुट देख सकते थे। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा जो है वो कंप्यूटर की हिस्ट्री में बहुत अच्छा ये इन्वेंशन थी। ठीक है, और अब आपके पास जो है इसका ना एक एमसीक्यूज़ भी आ सकता है कि आप बताएंगे कौन सी जनरेशन में कीबोर्ड और मॉनिटर इंट्रोड्यूस हुए। तो आप उसमें क्या लिखेंगे, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। गुड। अच्छा जी, इसका जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट हमारे पास इसका क्या है कि थर्ड पॉइंट है हमारे पास दीज वर स्मॉल फास्टर एंड मोर रिलायबल। गुड। दीज कंप्यूटर ये जो कंप्यूटर थे ना ये फास्टर भी थे, रिलायबल भी थे, और जो ये स्मॉल भी थे, ये स्मॉल भी थे, फास्टर भी थे और रिलायबल भी थे। स्मॉल क्यों थे, अभी जैसे मैंने आपको बताया ना, क्योंकि इसमें इंटीग्रेटर सर्किट्स थे वो और ज़्यादा स्मॉल होंगे। फास्टर थे क्योंकि इंटीग्रेटर सर्किट्स जो है वो और ज़्यादा तेज़ थे। मोर रिलायबल इसलिए थे क्योंकि बीच में बंद नहीं होते थे, चलते चलते ओवर हीट नहीं कर जाते थे। क्यों, क्योंकि ज़्यादा अच्छे थे पुरानी जनरेशन के कंप्यूटर से। तो इसके अगले 3 पॉइंट्स भी हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, तो अब जो इसके 2 पॉइंट्स हैं वो क्या कहते हैं, दी ये लिखे हुए हैं वो 2 पॉइंट्स। दीज कंप्यूटर वाज 2 सेकेंड, दीज कंप्यूटर वाज कैपेबल टू रन मल्टीपल एप्लीकेशन सिमिल्टेनियसली। इसका क्या मतलब है, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, ये भी आपसे एमसीक्यूज़ में पूछी जा सकती है कि ये जो कंप्यूटर थे ना इनकी एक ख़ास बात थी। वो ख़ास बात क्या थी कि ये मल्टीटास्किंग कर सकते थे। मल्टीटास्किंग किसे कहते हैं वो आप आगे पढ़ेंगे। मल्टीटास्किंग इसे कहते हैं जी कि आप एक टाइम में दो जो है वो एप्लीकेशंस को रन कर रहे हों या वेबसाइट्स खोली हुई हों, आपने दो और उस पर काम कर रहे हों। जैसे जी मैंने एक तरफ खोला हुआ है फेसबुक, ठीक है, और दूसरी तरफ मैंने क्रोम खोला हुआ है, ठीक है। तो ये आप देखें कि ये जो है इस कंप्यूटर में ना ये आपको वो फैसिलिटी प्रोवाइड करता था कि आप इसमें दो जो है या जो 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं वो प्रोग्राम रन कर सकें ईज़िली। अच्छा जी, और हमारे पास इसके जो लास्ट में एग्जांपल्स आती हैं, एग्जांपल्स हमारे पास क्या IBM सिस्टम या IBM 360 भी उसे कह सकते हैं, ये दोनों कह सकते हैं, IBM सिस्टम भी कह सकते हैं, IBM 360 भी कह सकते हैं। अच्छा बेटे, यहाँ पर ना एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये है कि IBM की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक है, वो मैंने यहाँ पर नहीं लिखी, ठीक है। और हमारे पास दूसरा जो था वो था हमारे पास CDC, ये देख सकते हैं आप, लिखा है CDC 6600। ये नाम आपने याद रखने हैं, ये नाम आपसे ना पूछे जा सकते हैं कि जी आप थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के बारे में कि कोई 2 एग्जांपल दें, या फोर्थ जनरेशन या फर्स्ट फिफ्थ जो भी है। और इस बार तो आपका आएगा भी, जो बोर्ड का पेपर है वो आएगा आपका MCQs की फॉर्म में। तो बहुत चांस है कि MCQs का, तो बहुत मैं जो है वो यही कहता हूँ कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा इनमें से आपको MCQs बता सकूँ मैं आपको बताऊँ। अच्छा जी, अगली तरफ हम बढ़ते हैं। तो हमारे पास है फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर क्या कहते हैं जी, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर कहते हैं दीज कंप्यूटर यूज़ माइक्रो प्रोसेसर फॉर प्रोसेस थ्रू LSP एंड VLSP। इसका क्या मतलब है, यहाँ पर आपको बहुत से गौर से समझने वाला पॉइंट है कि ये है कि ये जो कंप्यूटर थे ये माइक्रो प्रोसेसर यूज़ करते थे। क्यों, प्रोसेसिंग करने के लिए। कैसे, LSP से और VLSP से। अब LSP क्या है, ये देखें इसकी फुल फॉर्म लिखी है यहाँ पे। LSP है हमारे पास लार्ज स्केल प्रोसेसिंग, लार्ज स्केल पर प्रोसेसिंग होगी, उसे हम कहेंगे LSP। देखें यहाँ से भी MCQs बन सकता है। LSP और VLSP किसे कहते हैं हम, VLSP कहेंगे वेरी लार्ज स्केल प्रोसेसिंग। ये देखें, दोनों की आपसे फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, दोनों की आपसे जो है वो MCQs में आ सकते हैं। तो ये बड़े काम के आपसे अच्छे से माइंड में बिठाएं।
आप इसे अच्छे से माइंड में बिठाएं, ठीक है, और इसे समझ के याद करें बिल्कुल कॉन्सेप्ट से, तो ये आपको अच्छे से याद भी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, दूसरा अब हमारे पास इसका पॉइंट है, दीज कंप्यूटर वर मोर फास्टर। क्या है, ये जो कंप्यूटर थे ये ज़्यादा फास्टर थे, पुरानी जनरेशन के कंप्यूटर थे। पुरानी जनरेशन कौन सी हमारे पास, पहली है फर्स्ट, दूसरी है सेकंड, तीसरी है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। ये इन तमाम जनरेशन से ना ज़्यादा फास्ट भी थे और ज़्यादा रिलायबल भी थे, वो नीचे लिखा हुआ है। दीज कंप्यूटर वर मोर रिलायबल एंड एफिशिएंट। ये जो कंप्यूटर थे हमारे पास ये ज़्यादा रिलायबल थे, ये हीट अप नहीं होते थे, ये जो है वो अच्छे रिलायबल थे, देर तक चलते थे, और एफिशिएंट थे। मतलब एफिशिएंट का मतलब होता है कि लाइक अच्छे से काम करते थे। जैसे मैंने आपको बताया ना, गर्म नहीं होते थे, और भी काफ़ी ज़्यादा रीज़न है, लाइक स्लो नहीं थे, ये लैग नहीं करते थे बीच में, तो ये सिस्टम है सारा। अच्छा जी, हमारे पास फोर्थ पॉइंट जो है वो आता है लैंग्वेजेस का, कि दीज सपोर्टेड मॉडर्न लैंग्वेज। मॉडर्न लैंग्वेज वो हैं जो आज अभी भी यूज़ हो रही हैं, ठीक है। वो कौन कौन सी लैंग्वेज है, हम दीज कंप्यूटर सपोर्टेड मॉडर्न लैंग्वेज लाइक सच एज C++, ये प्लस लिखा हुआ है, C++, PHP, पाइथन, जावा भी है, वो आगे सारी है। जावा में आपको 2-3 और भी बता देता हूँ, ये जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ना, C++, PHP, पाइथन, जावा भी है, आगे HTML भी है, वो आपके आगे कोर्स में है, तो इंशाल्लाह वो भी कवर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी लैंग्वेज 4th जनरेशन में यूज़ हो रही है, क्योंकि देखें इससे भी आपका MCQ बन सकता है। मैंने ये कोशिश की है कि हर आपका जो पॉइंट है वो मैं इस लिहाज से बनाऊँ कि आपका MCQ भी बीच में कवर हो जाए। अब अगर आपको इसमें से कोई भी MCQ आता है ना, वो बीच में से कवर हो जाएगा, क्योंकि ये बनी आपके बुक से हैं, तो आप चेक भी कर सकते हैं बेशक। एग्जांपल में क्या है जी, एग्जांपल है पोर्टेबल, कि ये जो डिवाइसेस, ये जो माइक्रो प्रोसेसर जिनमें यूज़ हो रहा है ना, वो डिवाइसेस ना थोड़ी पोर्टेबल हैं। वो कौन सी हैं जी, दीज कंप्यूटर वर पोर्टेबल लाइक लैपटॉप, स्मार्टफोन। लाइक ये जो माइक्रो प्रोसेसर है ना, 4th जनरेशन का कंप्यूटर जो है वो ना थोड़े पोर्टेबल है। मतलब पोर्टेबल का मतलब ये होता है आप उन्हें कहीं भी कैरी इजीली कर सकते हैं, कहीं भी आप उस पर काम कर सकते हैं। वो उनमें कौन कौन से आते हैं, लैपटॉप आता है और स्मार्टफोन आता है, ठीक है। अब हमारे पास जाएगी 5th जनरेशन कंप्यूटर, तो चलिए 5th जनरेशन की तरफ चलते हैं और देखते हैं उसमें क्या है। अच्छा जी, अब हमारे पास आते हैं 5th जनरेशन के कंप्यूटर्स के। 5th जनरेशन के कंप्यूटर्स में ऐसा क्या था जी, दीज जनरेशन फोकसेस ऑन AI एंड NLP। अब ये AI क्या है और NLP क्या है। AI तो आपको पता ही होगा, आजकल के दौर में देखें आप देखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया। AI के जो है वो बेस्ट एग्जांपल है ChatGPT। फिर आप व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं मेटा AI, और बहुत सी एग्जांपल्स हैं इसकी, क्लाउड AI, ये बहुत ज़्यादा है। और NLP का मतलब है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यही है जो हम जो है वो बोलते हैं। तो इनका मेन फोकस ये है जी कि इंग्लिश है, वो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो है वो इंग्लिश है। बोलने से मुराद मेरा यही था कि हम इंग्लिश जो है वो कंप्यूटर को जैसे अभी देते हैं, वो जो है वो पीछे बाइनरी चल रही होती है उसकी पूरी, वो आगे बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस है। बस आप ये याद रखें कि NLP का मतलब है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ये जो नेचुरल लैंग्वेज है ये इंग्लिश ही है, ठीक है, ये आप याद रखें। बाकी ये बाइनरी वाला जो है ये आपका आगे 10th क्लास का कॉन्सेप्ट है। अच्छा जी, अभी हम देखते हैं कि ये जो कंप्यूटर है ना, ये इसका मेन फोकस किसके ऊपर था, AI के ऊपर था। कि ये 5th जनरेशन में ना हम इंट्रोड्यूस करेंगे AI, ठीक है। ये अभी आहिस्ता आहिस्ता 5th जनरेशन जो है वो भी आ चुकी है, और इसमें और भी अपग्रेड्स वगैरह हो रही हैं, ठीक है। तो इसका मेन फोकस ये था कि हम जो है वो अपने डिवाइसेस और कंप्यूटर्स में AI लाएं और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग को इंट्रोड्यूस करवाएं, जो कि हो चुकी है, ठीक है। अब हमारे पास सेकंड जो पॉइंट है इसका वो है अच्छा जी, सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या कहता है, सेकंड पॉइंट हमारे पास कहता है कि कंप्यूटर इन दिस जनरेशन फोकसेस ऑन रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑटोनोमसली। ऑटोनोमसली कहते हैं जी ऑटोमेटिकली जो है वो रीजनिंग भी प्रोवाइड करे जी, कि प्रॉब्लम अगर हमने सॉल्व किया तो इसका क्या रीज़न है, और हर चीज़ के पीछे रीज़न जो है वो फाइंड करे हमारा कंप्यूटर, और जो है वो ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम सॉल्व कर दे। इस तरह के जो है वो कंप्यूटर 5th जनरेशन में इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं। अच्छा जी, अब देखते हैं हमारे पास इसमें ये थर्ड पॉइंट क्या कहता है, एडवांस्ड पैरेलल प्रोसेसिंग अलाउज दीज जनरेशन टू हैंडल कॉम्प्लेक्स टास्क एंड ईजीली। अच्छा जी, ये जो थर्ड पॉइंट है ये कहता है हमारे पास कि प्रोसेसिंग जो है ना एडवांस लेवल पे इसमें हुई है, और ये ना ये जो एडवांस पैरेलल प्रोसेसिंग है ना ये अलाउ करती है इस जनरेशन को। ये जनरेशन कौन सी है, 5th जनरेशन हम पढ़ रहे हैं,
को अलाउ करती है कि जो कॉम्प्लेक्स टास्क है, मतलब जो मुश्किल काम है, वो इजीली हैंडल कर सके, टू हैंडल कॉम्प्लेक्स टास्क इजीली। अच्छा जी, अब हम जब बढ़ते हैं इसके फोर्थ पॉइंट की तरफ, जो कि है लास्ट। तो एक्सपर्ट सिस्टम्स एंड रोबोट्स आर यूज्ड इन वेरियस फील्ड, ये आई नहीं है, यहाँ पे गलती हुई है, वेरियस फील्ड्स, ठीक है, सच एज मेडिसिन एंड इंजीनियरिंग। अच्छा, ये बहुत समझने वाला पॉइंट है कि एक्सपर्ट सिस्टम जो है ना, वो 5th जनरेशन कंप्यूटर में ही इंट्रोड्यूस हुए हैं, और रोबोट्स भी, ठीक है। इनका मेन फोकस यही था कि हम ऐसे कंप्यूटर या रोबोट्स या एक्सपर्ट सिस्टम डेवलप करें जो काफ़ी ज़्यादा फील्ड में आएँ, ठीक है। जैसे मेडिसिन में अगर आप देख सकते हैं, तो अब अगर आपको कोई डिजीज़ डायग्नोज करानी है, तो वो अभी AI के ज़रिए भी हो सकती है, ऐसी मशीन्स भी लगी हुई हैं हॉस्पिटल्स में। और इंजीनियरिंग में भी काफ़ी ज़्यादा AI आगे निकल चुका है। ये अभी आपको जितना भी है ना कि AI की क्या इम्पेक्ट है रियल लाइफ पे और क्या इसके डिसएडवांटेज है, वो आपके सारे आएंगे मेरे ख्याल है 2 चैप्टर में या 4 चैप्टर में। तो ये जितना भी है ना कि एक्सपर्ट सिस्टम वगैरह रोबोट, ये आपके जो हैं आगे 4-5 चैप्टर में आई थिंक सो। इनका यही मतलब है कि लाइक मेडिसिन की फील्ड में AI ने बहुत ज़्यादा ग्रोथ की है, इंजीनियरिंग के फील्ड में AI आ गया है। 5th जनरेशन का मेन गोल यही था कि AI जो है वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम ऐसा बनाएं कि वो प्रॉब्लम सॉल्व भी कर सके और कॉम्प्लेक्स टास्क जो है वो ईज़िली हैंडल भी कर सके, वो बेशक मैं किसी भी फील्ड में हो। तो वो जो है वो अब आप देख सकते हैं ChatGPT है, और भी काफ़ी ज़्यादा हैं। आप देख सकते हैं कि सेल्फ ड्राइविंग कार्स आ गई हैं, ये भी एक। तो इसका जो मेन गोल था ना, वो यही था कि AI जो है वो वेरियस फील्ड में आ जाए। आपने बस ये याद रखना है कि 5th जनरेशन जो कंप्यूटर्स थी ना, वो सब AI के बारे में ही है कि हम जो है एक ऐसे कंप्यूटर्स लॉन्च करवाएं, एक ऐसे कंप्यूटर इंट्रोड्यूस करवाएं जो कि फोकस हो जिसका AI पे, NLP पे, ठीक है। वो रीजनिंग जो है प्रॉब्लम्स में देखें, प्रॉब्लम सॉल्विंग करें खुद ही, ठीक है। मैं मेन पॉइंट्स हाईलाइट कर रहा हूँ। और एडवांस पैरेलल, ये देख रहे हैं, ये क्या लिखा हुआ है, एडवांस पैरेलल प्रोसेसिंग को जो है वो अलाउ करे दीज जनरेशन में। क्योंकि वो हैंडल करें कॉम्प्लेक्स टास्क और आसानी से, ठीक है। फिर ये देखें, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक्सपर्ट सिस्टम एंड रोबोट्स जो है वो यूज्ड हों वेरियस फील्ड में सच एज मेडिसिन एंड इंजीनियरिंग। तो ये आपका है सारा 5th जनरेशन। आई होप सो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट है जो आपको क्लियर नहीं हुआ आप कमेंट करें, या कोई भी आपको चीज़ ऐसी लगी है जो और बेहतर होनी चाहिए थी, या कोई मैंने चीज़ मिस कर दी है, कुछ गलत बताया आपको, तो आप कमेंट करें। आपके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, मैं आपके सब कमेंट्स पढ़ता हूँ।